हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचनास एजुकेशन पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 सीडीपी, आनुवांशिकता और वातावरण। तो आनुवांशिकता होती क्या है? तो पहले हम पढ़ेंगे कि आनुवांशिकता के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। मतलब आनुवांशिकता किसने सबसे पहले पता किया था कि आनुवांशिकता जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को इसका श्रेय जाता है। आनुवांशिकता आनुवांशिकी के पिता के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल, तो आप शॉर्ट में मेंडल नाम याद रख सकते हैं कि जॉन मेंडल को आनुवांशिकी के पिता माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो जीन। सभी जानते होंगे कि जीन ये डीएनए की एक लंबी श्रृंखला के छोटे खंड होते हैं। वे आनुवांशिकता की बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाइयां होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक जीन की दो प्रतियां होती हैं जो प्रत्येक माता पिता से वंशानुक्रम में मिली होती हैं। मतलब माता के जो जीन होते हैं, माता के जो गुण अवगुण होते हैं और पिता के जो गुण अवगुण होते हैं, वो मिलकर उनके बच्चों तक पहुंचते हैं। तो जीन प्रोटीन नामक अणु बनाने के निर्देश के रूप में भी कार्य करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आनुवांशिकता क्या होती है। अभी तक हमने पढ़ा है कि आनुवांशिकी के पिता कौन है, किन्होंने आनुवांशिकी के बारे में बताया सबसे पहले, और सेकंड की आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता क्या है। तो आनुवांशिकता को वंशानुक्रम या हेरिडिटी भी कहा जाता है। आनुवांशिकी को वंशानुगत कहा जाता है। आनुवांशिक या वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को आनुवांशिकता कहते हैं। अर्थात माता पिता के जो भी गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। यह प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। अब आनुवांशिकता के माध्यम से सिर्फ शारीरिक गुण ही नहीं जाते हैं बालक में, जैसे कि अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कम होगी, या फिर पेरेंट्स में किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो बच्चे में भी वो डिसेबिलिटी रहेगी। तो सिर्फ ये शारीरिक तरीके तक ही सीमित नहीं होता है, ये मानसिक और सामाजिक गुणों का भी स्थानांतरण बालक में होता है। मतलब सामाजिक कैसे कि अगर पेरेंट्स अच्छे हैं, समाज में उठने बैठने वाले, इंटरेक्ट आसानी से हो जाते हैं, घुलने मिलने वाले हो जाते हैं, तो बालक में भी वो गुण आते हैं और वो भी लोगों से आसानी से इंटरेक्ट हो जाता है, आसानी से घुलने मिलने वाला बच्चा हो जाता है। अदरवाइज अगर माता पिता शाय होंगे, किसी से मिलने में उनको शायनेस फील होती होगी, तो बच्चे में भी वो गुण आने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का स्थानांतरण बच्चों में होता है अपने माता पिता के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता की कुछ परिभाषाएं जो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई हैं। इसमें हमने मेन परिभाषाएं ली हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता के से संतानों में हस्तांतरण होना या फिर स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाती है। तो ड्रेवर ने क्या बताया? शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं को क्या हुआ कि स्थानांतरण किया। तो आप ड्रेवर और स्थानांतरण को कीवर्ड करके को रिलेट करके इस डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पेटरसन और वुडवर्थ। अब इन्होंने बताया है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अब इन्होंने पूर्वजों की बात की है, तो इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। गोडार्ड के अनुसार मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि, और तिरुपति माता। आनुवांशिकता का व्यक्ति विशेष पर प्रभाव। अब क्या प्रभाव पड़ रहा है आनुवांशिकता का, वो भी हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले बुद्धि पर प्रभाव। क्या बुद्धि पर प्रभाव पड़ रहा है आनुवांशिकता का? तो बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता तथा निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह से समायोजित करता है, मतलब बैलेंस बिठाने की कोशिश करता है, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ भी पति नहीं है, यहाँ ऊपर है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। बालकों का बुद्धि आनुवांशिकता के कारण प्रभावित होती है। तो ये था व्यक्ति के विकास पर बुद्धि पर प्रभाव।
अब हम जानेंगे कि शारीरिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शारीरिक लक्षणों जैसे बालक के रंग रूप, शारीरिक गठन, लंबाई इत्यादि आनुवांशिकता के कारण काफ़ी प्रभावित होते हैं। मतलब ये मान के चलिए 90% चांसेस होते हैं, अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट भी कम होने के। पेरेंट्स का कलर डाउन है या फिर कलर कॉम्प्लेक्स डार्क है तो बच्चे का कलर कॉम्प्लेक्स भी डार्क ही रहेगा। अगर पेरेंट्स का कलर कॉम्प्लेक्स लाइट है तो बच्चे का कलर कॉम्प्लेक्स भी लाइट रहेगा। तो ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक दो जगह ऐसे देखने को मिलते हैं कि बच्चा पूरी तरह से अलग है, तो ये कहा जाता है कि हो सकता है ये दादा दादी पर गया हो या और अपने पूर्वजों पर गया है, लेकिन आनुवांशिकता उसमें कहीं ना कहीं होती ही है। अब हम पढ़ेंगे वातावरण के बारे में कि वातावरण क्या है। तो वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है उसे ढकने वाला। मतलब चारों ओर से हमें ढकने वाला आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण की परिभाषाएं साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। तो जिस वर्ड ने क्या कहा है, वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। एनास्टासी के अनुसार वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। मतलब कि जो वातावरण है वो किसी भी बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के आनुवांशिकता को प्रभावित नहीं कर सकती, बाकी हर चीज को वो चेंज कर सकती है, उनका विकास कम ज़्यादा हो सकता है। मैकाइवर के अनुसार, मैकाइवर व पेज, ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं। मैकाइवर व पेज के अनुसार स्वयं प्राणी, उसके जीवन का ढांचा, बीते हुए जीवन एवं अतीत, ये सब क्या है, पर्यावरण का ही फल है। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ की परिभाषा डेफिनेटली आती है एग्जाम में, तो इसको तो आप जरूर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। वातावरण में वह समस्त तत्व सम्मिलित हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया है। डगलस व हॉलैंड के अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों और दशाओं के योग के वर्णन के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। तो डगलस और हॉलैंड ने एक थोड़ी बड़ी परिभाषा दी है, तो इसी से कोरिलेट करके एक दो वर्ड आप ढूंढ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। वातावरण का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा शारीरिक अंतर का प्रभाव। मनुष्य के शारीरिक लक्षण वैसे कहा जाए तो वंशानुगत या आनुवांशिकता का देन होता है, पर इस पर वातावरण का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। अनेक पीढ़ियों, यहाँ पर वीडियो नहीं है, यहाँ पर पीढ़ियों है, अनेक पीढ़ियों से निवास स्थान परिवर्तन करने के बाद उपरोक्त लोगों की कद व कद काठी में अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण देखा गया है। तो यहाँ पर है कद और काठी, और ये वीडियो नहीं है, ये है पीढ़ियों, और ये पीढ़ियों है, तो इनका अंतर देखा गया है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। तो प्रजाति की श्रेष्ठता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुछ प्रजातियों जैसे वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, उन प्रजातियों के पास जैसी वातावरण उपलब्ध होती है वह उसी प्रकार से अपने आप को विकसित कर पाते हैं। जैसे कि यदि कोई महान व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं होता है, तो उसके अपने पिता की तरह महान बनना संभव नहीं हो पाता है। ये नहीं कहा जा सकता कि असंभव है, पर संभव भी नहीं हो पाता है। मानसिक प्रभाव क्या पड़ते हैं वातावरण के। तो वातावरण का प्रभाव मानसिक विकास पर भी पड़ता है।
गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। तो अगर अच्छा वातावरण आपके बच्चे को मिल रहा है तो उसका विकास ज़्यादा अच्छा होगा और उसके जो और उसके जीवन में सफल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब वातावरण को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? सबसे पहले है भौतिक कारक। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां आती हैं। मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है, जैसे ठंडे प्रदेश के लोग सुंदर, जबकि गर्म प्रदेश के लोग काले, चिड़चिड़े तथा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक क्या होता है वातावरण का? आर्थिक कारक का अर्थ जहाँ पर धन से है, यहाँ पर किससे? धन से है। धन से केवल सुविधाएं ही प्राप्त नहीं होती हैं, बल्कि इसमें पौष्टिक चीजें भी खरीदी जा सकती हैं, जिससे मनुष्य का विकास अच्छी गति से होता है। आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसका प्रभाव सामाजिक विकास पर भी पड़ता है। पर कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई मजदूर का बच्चा है तो वो बचपन से ही अपने पिता को कष्ट में देखता है या फिर स्ट्रगल करते हुए देखता है, तो उसके मन में एक मोटिवेशन आता है कि नहीं, मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना है या इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से अपने पेरेंट्स को बाहर निकालना है। और फिर वहीं एक बिजनेसमैन का बच्चा होता है जिसे शुरू से ही सारी फैसिलिटीज़ मिली होती हैं, तो वो इन सब चीज़ों के इतने मायने नहीं समझता है और वो अपनी लाइफ को इसी ऐसे ही वेस्ट कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आर्थिक वातावरण बच्चे के लिए एक मोटिवेशन का भी काम कर देता है और किसी किसी के लिए डिमोटिवेशन का भी काम करता है। सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कार्य के अंतर्गत धर्म, पूजा पाठ, संस्कार, आचार विचार, रहन सहन, खान पान इत्यादि आते हैं। मतलब एक संस्कृति के लोग अलग तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं और एक संस्कृति के लोग अलग तरीके से। जिस तरह से अगर हम बात करें कि जो जैन मुनि होते हैं, उनका रहन सहन, उनके विचार, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति अलग होती है। दूसरे धर्म के लोगों की जो रहन सहन है, विचार है, संस्कृति है, वो अलग होती है। तो अगर ये सब चीज़ें बालकों को सही समय पर उचित मात्रा में प्राप्त होता है या नहीं होता है, तो इन दोनों से बालकों का विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आनुवंशिकता एवं वातावरण। अभी हमने आनुवंशिकता और वातावरण को अलग अलग पार्ट में पढ़ा है। अब हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या कोरिलेशन है। बालक के विकास में वंशानुक्रम। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योगदान मिलता है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योगदान मिलता है। बालक के विकास को अगर ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो बालक के विकास को सार्थक दिशा मिल जाती है। आनुवंशिकता और वातावरण का शिक्षा में महत्व क्या होता है? तो आनुवंशिकता एवं वातावरण बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है। शिक्षक क्या करता है, जो अपने स्कूल का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। जैसे कि स्कूल में डिसिप्लिन में रहना, एक जैसी यूनिफॉर्म पहनना, बातें करने का तरीका चेंज हो जाना, और सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इन सब चीज़ों से बालक पर बहुत अलग प्रभाव पड़ता है और बालक का जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो अच्छी तरह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया ही के द्वारा ही होती है। शिक्षा की किसी भी योजना में वातावरण और आनुवंशिकता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर
आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण बालक की विकास एवं शिक्षा दोनों प्रभावित होती है। वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है, जबकि वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। बालक के बहुमुखी विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का योगदान होता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में वातावरण का महत्व भी कम नहीं है। वंशानुक्रम से एक बात तय है कि बालक वंशानुक्रम से अनेक शक्तियां या क्षमता ग्रहण करते ही जन्म लेता है। शक्तियों का विकास वातावरण में होता है। यदि बच्चे को अच्छा वातावरण मिल जाता है तो उसमें अनेक शक्तियों का विकास वह बेहतर तरीके से होगा, और यही वातावरण पोषक या पर्यावरण कहलाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि एक व्यक्ति के विकास, एक बच्चे के विकास के लिए आनुवंशिकता और वातावरण किस तरह से दोनों का ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर बच्चे के माता पिता इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, और उनके जो दादा दादी हैं या फिर उनके जो शारीरिक संरचना है, जैसे कि लंबाई अच्छी है या हाइट अच्छी, वेट अच्छा है, तो बच्चे में भी वो गुण आते ही आते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और जब वो बाहर आता है तो अपने आसपास का जो वातावरण देखता है तो सामाजिक रूप से भी उसमें चेंजेस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं, सीटेट या फिर किसी ना किसी स्टेट के, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके चीज़ों को समझने के लिए और पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए